चेकिंग फॉर डेप्थ ऑफ द स्लैब। हम अब चेक करेंगे क्या हमने जो डेप्थ ली है स्लैब की वो सही है, ये वाली डेप्थ हमारी सही है कि नहीं है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे MU लिमिट का, जो हमें दे रखा है NXG के 1.1 के सी में 0.36 XU मैक्स डिवाइड बाई डी। इस पूरे फॉर्मूले में आप वैल्यू आपके पास XU मैक्स बाई डी की वैल्यू अब कहां से आएगी, दूसरा BD स्क्वायर और FC के इसकी आप MU लिमिट की वैल्यू क्या रखेंगे। तो जितना भी हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम चाहते हैं ये रजिस्ट करे, यहां से जो हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा यहां रखा जाएगा MU लिमिट की जगह। दूसरा इसमें आगे दे रखा है 0.36, इसका आगे दे रखा है XU मैक्स बाई डी। XU मैक्स बाई डी इसकी आपकी पूरी टेबल दे रखी है जिसमें XU मैक्स बाई डी के वैल्यूज को बताया गया है। ये आपका दे रखा है क्लॉज नंबर 38.1 यानी पेज नंबर 70 पर आपको दे रखा है क्लॉज नंबर 38.1 के नोट में, जहां पर FY और आगे XU मैक्स बाई डी की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर FY यानी अगर आपने ग्रेड ऑफ स्टील 250 ली है तो आप 0.53 लेंगे, अगर 415 ली है तो 0.48 लेंगे, और 500 ग्रेड FY 500 ली है तो आप लेंगे 0.46। तो यहां से आप XU मैक्स बाई डी की वैल्यू भी आपने पुट कर दी। इसके बाद आगे फॉर्मूले में 1 माइनस 0.42 और आगे फिर वैल्यू वही XU मैक्स बाई डी की आ गई। इसके अलावा भी डी स्क्वायर FC के बी इसमें हो गया विड्थ ऑफ द बीम, जैसा कि आपको बताया गया है। इसमें हम जो बीम मानते हैं वो 1-1 मीटर का सेक्शन मान लेते हैं, यानी हम पूरी स्लैब को डिवाइड करके 1-1 मीटर चौड़ाई की बीम मान लेते हैं। तो यहां पर हमारा बी रखा जाएगा 1000 यानी 1000 mm, क्योंकि 1 मीटर को हम यहाँ वैल्यू सारी mm में रखते हैं तो हम रखेंगे 1000 यहां पर आप डी की वैल्यू नहीं रखेंगे, हालांकि आपको डी की वैल्यू है लेकिन आपको यही तो चेक करना है कि डी आपने सही रखा है कि नहीं, और FCK की वैल्यू रख देंगे जितने भी आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है वो। अब यहां पर आपकी ये डी स्क्वायर में ये आपकी बाद में आप स्क्वायर को उधर ले जाएंगे अंडर रूट में, तो आपके पास कुल मिलाकर डी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास जो डी की वैल्यू आई है, अगर मान लीजिए यहां पर जो आपकी डी की वैल्यू आई वो आपकी आई मान लेते हैं 153 आई 153 mm। अगर आपका ये डी आया है 160 mm और आपने रखा था 153 यानी 153 यानी ये ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब जगह तो आप इसको थोड़ी और ज्यादा मान लो, 165 मान लो, 165 माननी पड़ेगी और दोबारा से आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। दोबारा से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम शियर पर निकालना पड़ेगा और एक बार दोबारा से आपको MU लिमिट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, यानी MU लिमिट का फॉर्मूला लगाकर इसमें जो डी की वैल्यू छोड़कर बाकी सारी वैल्यू रखकर डी की वैल्यू यानी इफेक्टिव डेप्थ आपको निकालना पड़ेगा, और वो जब कम आ जाएगा तब आप उसको ओके करेंगे। मान लीजिए ये आपका वहां 153 था, इसका आपका आया 150 आया 150, आपने दे रखा 153, सही है, ठीक दे रखा आपने, उसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन अगर ये आपका 150 ना करके ये आपका आ गया 130, बहुत कम आ गया। अब आप यहां कॉस्ट बचा सकते हैं, एक रियल इंजीनियर को यहां पर कॉस्ट बचानी चाहिए। अब हम करेंगे क्या, यहां 130 आ गया तो हम इसको 130 की बजाय यहां पर हम इसकी डेप्थ को कम कर देंगे और 153 डेप्थ ना दे करके इसकी डेप्थ हम 135 दे देंगे। तो हम डेप्थ कितनी लेंगे, 135 जब हम डेप्थ देंगे और नॉमिनल कवर हमारा वही रहेगा जो है, यानी ओवरऑल डेप्थ है डी वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये तो इफेक्टिव डेप्थ है, इसके में जब हम ऐड करेंगे इफेक्टिव कवर तो हमारा ओवरऑल डी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें दोबारा से लोड वोड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए डेप्थ हमने ले रखी थी ज्यादा, यानी पूरा कंक्रीट हमने ज्यादा ले रखा था, उसका वेट ज्यादा था तो मूवमेंट भी ज्यादा आया होगा। हमने किया क्या, डेप्थ को कम कर दिया, डेप्थ कम कर दिया, कंक्रीट कम हो गया, वेट कम हो गया, तो लोड तो कम हो गया, दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम इसको बढ़ाया, जब हम बढ़ाने की जरूरत पड़ी तब हमें चेक करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि जब अब कंक्रीट और लग गया है, मान लो कंक्रीट और ज्यादा लगने से मूवमेंट और अगर ज्यादा लग जाए तो इसलिए वहां पर हमको चेक करने की जरूरत थी। इसलिए हमेशा जब भी यहां पर जो इफेक्टिव डेप्थ आ रही है, मान लो 130 आ रही है तो हमने 135 मान ली। फिर भी अगर यहां पर 150 थी, वहां 153 थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले से ज्यादा है 2-3। अगर यहाँ 153 आ जाती तो भी हम चेंज नहीं करते उसको। लेकिन यहां पर अगर 160 आ गई है तो उसको 165 लेना, क्योंकि अगर 160 लोगे तो 160 तो ये इस मूवमेंट के हिसाब से था 160, लेकिन जब आपने उसका डेप्थ बढ़ा दी तो कंक्रीट का एरिया बढ़ गया, तो यहां से फाइनली मूवमेंट भी बढ़ जाएगा और दोबारा से डेप्थ आप देखेंगे 163 निकल कर आएगी अगली बार। तो इसलिए कभी भी यहां पर अगर ये बढ़ के आए तो वहां पर 5 बढ़ा के ही लेना। होने के बाद अब हमें यहां चेक करना है रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, यानी कितना हमें सरिया लगाना है ये चेक करना है। यहां पर क्या होता है कि स्लैब को डिजाइन करने में, बीम को डिजाइन करने में एक अंतर है। बीम में निकल कर आता है नंबर ऑफ बार्स, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बीम के अंदर जब हम स्टीरप्स को डिजाइन करते हैं तो स्टीरप्स में नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं निकल कर आते, बल्कि स्टीरप की स्पेसिंग निकल कर आती है। सेम उसी तरीके से यहां पर भी जो मेन रीइंफोर्समेंट चुनेंगे उसमें डायमीटर हम अपना आप चुन लेंगे कि हम मेन रीइंफोर्समेंट में इतना डायमीटर ले रहे हैं, खुद हम चुन लेंगे। लेकिन वो डायमीटर के बाद हमें कितनी स्पेसिंग रखनी है वो निकालनी पड़ती है। मेन रीइंफोर्समेंट हमें कितना देना है वो मैंने आपको बताया, ये एज अ बीम डिजाइन होगा। तो बीम के लिए जो हमारा फॉर्मूला था, जो NXG के 1.1 G 1.1 के B में दे रखा था स्टील के, ये फॉर्मूला वो लगाएंगे। हम लगाएंगे MU 0.87 FY AST D 1 माइनस AST FY डिवाइड बाई BD FC के, इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे।
यहां पर हम सारी वैल्यू रख देंगे, MU की वैल्यू रख देंगे। ये जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया था वो 0.87 रहेगा, वो अपना आप में एक वैल्यू है। FY हमें पता है, जितने भी हमने ग्रेड दिए 415 दिया है तो 415। AST की वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे, ये हमें निकालना है। D हमारे पास है 1 माइनस, और AST हमें फिर निकालना है। और FY की वैल्यू हमारे पास है, B की वैल्यू हमारे पास है। B यहाँ पे फिर से 1000 रखेंगे क्योंकि हम इसको एज अ बीम डिजाइन कर रहे हैं जिसकी विड्थ है 1000। D की वैल्यू हमारे पास है और FCK की वैल्यू हमारे पास है। यहां से हमारे पास AST की वैल्यू आ जाएगी। AST की हमारी कुछ वैल्यू आई 1800, यानी 1800 mm स्क्वायर हमें मान लो एरिया ऑफ स्टील दे रहा है। 1800 ज्यादा हो, चलो 800 आ गया, 800 mm स्क्वायर आ गया। अब हम इसको एक बार चेक करना होगा कि क्या ये मिनिमम जो एरिया ऑफ स्टील है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, हमें क्लॉज नंबर देखा 26.5.2, हम सबसे पहले जाएंगे 26.5.2 पे और वहां से चेक करेंगे। मैं हमें दे रखा है कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट कैसे होना चाहिए। तो यहां क्या रखा है कि द माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट इन ईदर डायरेक्शन इन द स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन of area, cross sectional area. However, this value can be reduced to 0.12% when high strength deformed bar welded wire fabric are used. मतलब इसमें ये क्या रखा है कि आपका जो माइल्ड एरिया है, कि अगर आप Fe 250 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि माइल्ड स्टील की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 0.15% एरिया इस्तेमाल करते हैं ग्रॉस एरिया का, मेन बार के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी अलग अलग। और अगर आप Fe 415 इस्तेमाल कर रहे हैं या Fe 500 इस्तेमाल कर रहे हैं या आप उससे ऊपर का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेड का, तो आपको 0.12% से ऊपर नहीं जाना है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए और ना ही मेन बार के लिए। सॉरी, मैंने ऊपर बता दिया, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। यानी 0.15 से नीचे आपको एरिया नहीं लगाना है, ऐसे ही 0.12 से नीचे आपको एरिया नहीं लगाना है, यानी 0.12% से तो मिनिमम है इतना तक आ जाए, ठीक है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अब यहां पर ये जो आया है, मान लो यहाँ 800 mm स्क्वायर आया, तो हम एक बार इसको चेक करेंगे, चेकिंग फॉर मिनिमम एरिया, चेकिंग फॉर मिनिमम एरिया, और लिखकर क्लॉज नंबर 26.5.2.1 में आपको दे रखा जो, तो ये है इसका 4 मीटर यानी कि 4000, और यहां हम इतने के लिए ले रहे हैं, यानी 1 मीटर के लिए ले रहे हैं हम इतने के लिए केवल, इसको हम डिजाइन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है, एज अ बीम ये डिजाइन कर रहे हैं इसको। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया वो कौन सा हो गया, वो ये वाला हो गया। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दूसरे पेन से देखते हैं एक बार, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया वो ये वाला हो गया, जो इसका ग्रॉस एरिया हो गया। इसके बाद हमारा आता है जो कि 6.3 में हमें दे रखा है, क्लॉज नंबर 26.3 में। यहां पे हमें पता लगता है कि हमें इसकी स्पेसिंग कितनी देनी है। मेन अब यहां बात आती है स्पेसिंग की, अभी हम बात कर रहे हैं मेन बार की। तो स्पेसिंग हम जो देंगे यहां पर 26.3 में दे रखा है स्पेसिंग ऑफ द बार। यहां पर दे रखे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इंडिविजुअल बार की, यानी हर एक बार कितनी दूर होना चाहिए मिनिमम। यहां पहला तो है द डायमीटर ऑफ द बार, यानी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन बार रीइंफोर्सिंग बार शैल यूजुअली बी नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से किसी से भी मिनिमम नहीं होनी चाहिए, यानी इनमें से किसी से भी कम नहीं होनी चाहिए दो बार की बीच की स्पेसिंग। यानी कि यह हमें बताया गया है मिनिमम स्पेसिंग हमें कितनी रखनी है। पहला कह रहा है वो डायमीटर ऑफ द बार, यानी जितना बार का डायमीटर है, अगर 12 mm है तो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ द डायमीटर आर अनइक्वल, अगर हमने दो बार लगाई है, एक लगाई है 12 mm की और मान लो हमें एक और बार लगानी पड़ी है आगे 16 mm की, तो हम जो बार लेंगे अगर अनइक्वल डायमीटर तो बड़ी वाली बार को मानेंगे, यानी 16 mm से कम हमारा नहीं होना चाहिए। और 5 मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, हमने जब हम कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें हमने कोर्स एग्रीगेट मिलाया होगा, कुछ गिट्टी पत्थर डाले होंगे, तो वो जो हमने बजरी गिट्टी कोर्स एग्रीगेट डाला है उसका जितना भी मैक्सिमम डाया है कोर्स एग्रीगेट का, जितने भी हमने छलनी से छाना है वो जो उसका डाया है उससे 5 mm ज्यादा होना चाहिए, उससे 5 mm हमारा ज्यादा होना चाहिए। ग्रेटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देन द मिनिमम स्पेसिफाइड शुड बी प्रोवाइडेड वेयर पॉसिबल, हाउएवर व्हेन नीडल वाइब्रेटर्स आर यूज्ड, यानी अगर आपने नीडल वाइब्रेटर्स यूज कर लिए हैं तो आप एक बार को मिनिमम डायमीटर बार का दे सकते हैं। किस केस में, बार की डेप्थ दी गई, इस लाइन को समझना जरूरी है। इसने ये कहा है हमसे कि दो बार हैं, ये मान लीजिए 10 mm की है, ये मान लीजिए 10 mm की है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 10 mm तो रहेगी ही रहेगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। या अगर इनमें से एक मान लो मैं कह दूं कि 15 mm की है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 15 mm तो रहेगी, अब उसको आप उससे कम नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 15 है या यहाँ पे अभी हमें 10 का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं 10 दे सकता हूँ स्पेसिंग। लेकिन अब अगर मैं कोर्स एग्रीगेट मेरे पास जो है वो कोर्स एग्रीगेट 12 mm का है, या कोर्स एग्रीगेट मेरे पास मान लीजिए 8 mm का है, 8 mm का, तो हमें कोर्स ये कहता है, जो कोड है कि अगर 8 mm का ये है तो अकॉर्डिंग टू द कोर्स एग्रीगेट मेरे को 8 mm प्लस 5 mm यानी कि 13 mm मिनिमम रखना है, उससे कम नहीं रखता। लेकिन यहां एक और हमें बात दी गई है रिकमेंडेशन कोड की, अगर आप नीडल वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि जहां पे सरिये डले हुए हैं वहां पर आप नीडल वाइब्रेटर इस्तेमाल कर ले,
यानी निडल वाइब्रेटर से क्या होगा कि आपके जो एग्रीगेट है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आराम से, तो ये फंसेंगे नहीं, क्योंकि मेन हमने जो यहाँ एग्रीगेट के बारे में दे रखा है कि कोर्स एग्रीगेट अलग रहे, वो इसलिए कह रखा है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कोर्स एग्रीगेट, क्योंकि जब स्पेसिंग कम रहेगी तो कोर्स एग्रीगेट बीच में अटक जाता है कई बार सरियों में, नीचे जा ही नहीं पाता, तो उस कोर्स एग्रीगेट की वजह से हम ऊपर जो भी कंक्रीट डाल रहे हैं वो नीचे गैप बन रहा है, एक एयर बबल रह रही है नीचे, तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए नीडल वाइब्रेटर का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो आपके एग्रीगेट है वो आराम से मिक्स हो जाते हैं पूरी तरीके से, वो उसमें अच्छा आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं देखी जाती। तो ये हमको इसमें बताएगा। अब इसके अलावा हमारा फिर आता है मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, ये तो आगे मिनिमम आपको कितना सरिया पास से पास रखना है, इससे पास नहीं रख सकते। अब बात आती है मैक्सिमम दूर से दूर आपको कितना सरिया दूर रखना है, तो वो हमारा दिया गया है कि इसमें बीम के लिए अलग है, स्लैब के लिए अलग है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्लैब की, तो हम स्लैब में देखते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द मेन रीइंफोर्समेंट बार शैल नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सॉलिड स्लैब, यानी जो 3D है, जो हमारा 3D है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा और 300 mm, इससे भी ज्यादा बार दूर नहीं होना चाहिए 3D या फिर 300 mm। इसके अलावा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल रीइंफोर्समेंट बार प्रोवाइडेड अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर शैल नॉट बी मोर देन द 5 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सॉलिड स्लैब और 450 mm विच एवर इज स्मॉलर। यानी ने कहा है कि ये तो मेन बार की बात है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहे हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार, या फिर आप टेम्परेचर बार डाल रहे हैं ऊपर श्रिंकेज बार, तो इसके लिए 3D को मानने की कोई जरूरत नहीं है, 5D मानो या 450 mm, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया यहां तक कि हमारा मेन रिइंफोर्समेंट बार कितना एरिया है वो हमें पता लग गया, वो है मान लो 800 mm। डिस्ट्रीब्यूशन बार का एरिया कैसे निकलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम क्या करते हैं, जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट हमें कोड में बता रखा है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट यानी कि 0.12%, क्योंकि हम FYSD ही लेते हैं, तो 0.12% ही हम दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी मेन बार तो जो भी निकल कर आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, MU का फॉर्मूला आएगा उसके हिसाब देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना देंगे, जो भी 0.12% आ रहा है ग्रॉस एरिया का, उतनी हम डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं। अब बात आती है यहाँ पर इनकी हम स्पेसिंग कैसे रखते हैं। स्पेसिंग के लिए सिंपल हम ये इस टेक्निक को फॉलो करते हैं कि हमने मान लिया टोटल हमारे पास जो एरिया है वो कितना है 800 mm, मान लीजिए 800 mm हम एक बार दे रहे हैं, और हमने मान लिया हम जो एक बार दे रहे हैं वो दे रहे हैं 12 mm की, तो इसका जो भी एरिया निकलेगा 12 mm का, वो कैसे निकलेगा, जैसे यहां हमारा π/4 × 12 का स्क्वायर, तो ये 800 टोटल हमें एरिया देना है, डिवाइड बाय π/4 × 12 का स्क्वायर बराबर टोटल हमारा कितना है विड्थ 1000, डिवाइड बाय कितनी हमें स्पेसिंग देनी है वो SV, यानी हमारी स्पेसिंग SV। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले हमारे क्या सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, और यहां पर जो SV है SV की वैल्यू आ जाती है, यानी कितना हमें बार टोटल हमें देनी है, ये हमें इसमें पता लग जाता है। क्योंकि विड्थ हमारी 1000 है ना, हम तो 1000 के लिए निकाल रहे हैं, जितना भी स्पेसिंग निकल जाएगी उसी को हम कंटिन्यू कर देंगे आगे तक, लेकिन हमारा 1000 बाई SV यानी कितनी हम स्पेसिंग दे रहे हैं वो, और जो टोटल रीइंफोर्समेंट आ रहा है वो बटे एक बार का एरिया कितना है, इससे हमारा निकल के आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग निकलने के बाद फिर हम चेक करते हैं चेकिंग फॉर द शियर, और शियर हम जो NXB के 5 में दे रखा है, शियर के लिए चेक करना NXB के 5 में हम चेक कर लेंगे τV बराबर V/BD। यहां पर जो τV है कि हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितनी आ रही है। यहां पर एक बार हम देख लेंगे τC की वैल्यू, τC की वैल्यू ये दे रखी है नीचे, जो टेबल नंबर 23 से मिल जाएगी τC की वैल्यू। इसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 100 AS/BD, यहाँ पे AS वही है एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय B × D, और इसके लिए हम एक बार वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी हमारी ग्रेड हमने M20 लिया, मेनली हम M20 को ही लेते हैं, कितना हमारा आ रहा है τC की वैल्यू, उससे एक बार चेक कर लेंगे। और उसके अलावा एक बार जो τC मैक्स की वैल्यू दे रखी है, जिसमें हमें डायरेक्टली कंक्रीट की ग्रेड देखनी है, और τC मैक्स की हमें वैल्यू पता लग जाएगी कितनी है। तो जो हमारा τV शुरू में आया था वो हमारा कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए τC मैक्स की हाफ वैल्यू से, यानी जो हमारा अब यहां पर वैल्यू आई τV की, देखो τV क्या है, τV है कितनी शेयर उसमें आ रही है, यानी कितनी शेयर उसमें आ रही है। τC और τC मैक्स, इसमें τC मैक्स है कि कितना हम कंक्रीट बियर कर सकता है, τC है कितना आपने स्टील दे रखा है और आपका कंक्रीट है वो बियर कर सकते हैं, यानी स्टील भी लगा हुआ है, उसके भी यहां पर बात आ रही है कि स्टील की वजह से कंक्रीट की भी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो ये केवल कंक्रीट का है, ये कंक्रीट प्लस स्टील दोनों की वजह से। ये है कितना आ रहा है, तो ये कहता है कि जो τV है वो τC से तो कम होना ही चाहिए, और जो τC मैक्स है वो हमेशा बड़ा होगा सबसे, यानी τC मैक्स हमेशा सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा τC, और सबसे छोटा हमारा रहना चाहिए τV, यानी कितनी शेयर आ रही है वो तो ये है, शेयर स्ट्रेस कितनी आ रही है, ये है शेयर स्ट्रेंथ जो कि स्टील प्लस कंक्रीट की वजह से है, ये है शेयर स्ट्रेंथ ये भी जो कि केवल कंक्रीट की वजह से है। सबसे ज्यादा हमेशा वैल्यू इसकी होगी, τC मैक्स की वैल्यू बड़ी होगी और τC हमेशा छोटा होगा, किससे, τC मैक्स से। लेकिन जो τV है वो स्लैब के केस में हमेशा τC और τC मैक्स दोनों से छोटा होगा। देखो τC से छोटा होगा तो τC मैक्स से छोटा होगा ही होगा।
टाउ वी हमेशा स्लैब के केस में टाउ सी से छोटा ही आएगा। बीम है, एक बीम के केस में जो टाउ वी है वो यहां तक आ जाता है, यानी टाउ सी से बड़ा हो जाता है, टाउ सी से छोटा हो जाता है। यहां पर कोड ने एक बात और कही हमसे कि जो टाउ वी है वो टाउ सी से तो छोटा होगा ही होगा, लेकिन वो जो वी है, टाउ वी है, वो टाउ सी मैक्स के आधे से, यानी टाउ सी मैक्स का जो हाफ है, यानी 1/2 है, इससे भी छोटा होना चाहिए। यानी टाउ वी इसके आधे से छोटा होगा और टाउ सी से छोटा होगा, तब हम मानेंगे कि हाँ ये शेयर में सेफ है। फिर हम नीचे लिख देंगे हेंस इट इज सेफ इन शेयर। को शेयर का थोड़ा सा केस समझ में नहीं आया है तो आप यहां पर आई बटन में वीडियो आएगी, यहां पर शेयर के लिए बीम के केस में पूरा बताया गया है। बस वहां से और यहां से इतना ध्यान रखना कि टाउ वी हमेशा ही स्लैब के केस में दोनों से छोटा आता है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती शेयर रिइंफोर्समेंट को। और डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी यहां पर जो वीडियो है इसी में ही आप देख सकते हैं, जहां पर शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है, चेकिंग फॉर शेयर बताया गया है, वहीं पर ही नीचे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बताया गया है। सेम वीडियो में आपको डेवलपमेंट लेंथ और शेयर स्ट्रेंथ के बारे में, दोनों के बारे में आपको पता लग जाएगा, जो कि बीम के लिए बताया गया था कि बीम और स्लैब को हम सेम तरीके से लगभग डिजाइन करते हैं, थोड़ा बहुत ही इसमें अंतर है। क्लियर होने के बाद हमारे पास अब आता है डेवलपमेंट लेंथ। तो ये एलडी, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है डेवलपमेंट लेंथ का, जो कि IS 456-2000 पे क्लॉज नंबर 26.2.1 में हमको दे रखा है, जो कि एलडी का फॉर्मूला है, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है 5 सिग्मा ST डिवाइड बाई 4 टाउ BD। एलडी सिग्मा ST 5 4 टाउ BD, ये फॉर्मूला दे रखा है डेवलपमेंट लेंथ का। इसमें 5 क्या है, 5 है इसमें डाया ऑफ बार, 5 है डाया ऑफ बार। कौन सी बार, डेवलपमेंट हम किसके लिए लगाते हैं, डेवलपमेंट मेनली हम लगाते हैं टेंशन के लिए, जो टेंशन में आ रहा हो स्टील बार। हालांकि जो कंप्रेशन में आता है उसके लिए भी लगाते हैं हम, जब कॉलम नीचे जाकर फुटिंग से मैच करता है वहां भी हम डेवलपमेंट लेंथ लगाते हैं। वो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं यहां पर 5 कौन सा लगना है, जो नीचे वाला सरिया है हमारा, वो जो नीचे वाला हमारा स्टील बार है, इसको कितने mm का लिया है, 16 mm का लिया है, तो यहाँ पे 16 लिख कर रखी जाएगी वैल्यू। सिग्मा ST क्या है, वही जो हमने अभी निकाला सिग्मा ST 4, और टाउ BD क्या है, टाउ BD है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये हमें टाउ BD की वैल्यू मिलेगी क्लॉज नंबर जो NXB है उसके क्लॉज नंबर 2.1 पे, बी के क्लॉज नंबर 2.1 पे। यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से हमें वैल्यू पता लग जाएगी टाउ BD की, जो कि डिपेंड करेगी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे ये टेबल दे रखी है, पूरा M20 लिए, तो M20 के लिए हम वैल्यू लेंगे ये टाउ BD की, इस तरीके से वैल्यू हमारी मेन ये चेंज करेगी। ये है टाउ BD की वैल्यू। ये टाउ BD की वैल्यू लिमिट स्टेट कहता है कुछ और, लोग लिमिट स्टेट जब हम पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे टाउ BD की वैल्यू, लिमिट स्टेट कहता है कुछ और। ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर डिजाइन प्रोसीजर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वन वे स्लैब के। एक हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इसके डिजाइन प्रोसीजर के बाद हम इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेंगे वन वे स्लैब का, उसके बाद फिर हमारी टू वे स्लैब और अपना फ्लैट स्लैब के बाद स्लैब पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।